अस्सलाम दिस इज लाइव ज़फ़र और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। आज भी गुज़श्ता वीडियोस की तरह मैं डेली डिस्पैच की वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं इंटरेस्टिंग न्यूज़ आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो आज की जो पहली न्यूज़ है वो ये है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान टेंशंस ने एक बार फिर सर उठा लिया है। नॉर्थ कोरिया ने ये धमकी दे दी है कि वो पूरे पैसिफिक ओशन पर बमबारी कर देगा और रीसेंट 2 मिसाइल्स भी कोरिया ने लॉन्च किए हैं और इस टेंशंस की वजह रीसेंट यूएस, जापान और साउथ कोरिया की मिलिट्री ड्रिल्स हैं। दूसरी स्टोरी जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी वो ये है कि यूएस ने चाइना को वार्न कर दिया है कि चाइना रशिया को आर्म यानी असला प्रोवाइड ना करे। अगर चाइना ने रशिया को असला प्रोवाइड किया तो उसके बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन विजिट कर रहे हैं पोलैंड का। कल उन्होंने यूक्रेन का विजिट किया था और अब वो पोलैंड का विजिट करेंगे जहां मोस्टली यूक्रेन से आए हुए माइग्रेटेड लोग मौजूद हैं। और दूसरी जानिब ये न्यूज सामने आ रही है कि रशिया डिसरप्ट कर सकता है जो बाइडेन के विजिट को। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कल होने वाला सेशन एक हिस्टोरिकल इवेंट हो सकता था अगर 15 काउंसिल मेंबर्स वोट कर देते ड्राफ्टेड रेजोल्यूशन इसराइल के अगेंस्ट जो जमा कराई थी सिक्योरिटी काउंसिल में कि इसराइल की जो इलीगल ऑक्यूपेशन है उसके अगेंस्ट एक रेफरेंडम हो जाए। लेकिन वो रेफरेंडम और वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकी। इस वीडियो में आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि वो रेफरेंडम जो कई सालों बाद दोबारा से करना चाह रहे थे 15 काउंसिल मेंबर्स लेकिन वो फिर से नहीं हो सका। पहले मैंने आप लोग के साथ न्यूज़ शेयर की कि गुज़श्ता रोज़ यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यूक्रेन का एक सरप्राइजिंग विजिट किया और अब वो पोलैंड का विजिट करेंगे। सरप्राइजिंग विजिट तो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था रशिया के लिए, लेकिन ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि रशिया जो है, जो बाइडेन का जो विजिट है वो डिसरप्ट कर सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि एक सरप्राइजिंग विजिट था तो रशिया को इतना श्योर नहीं था कि जो बाइडेन जो है वो यूक्रेन का विजिट करेंगे उन हालात और वाक़यात को देखने के लिए, क्योंकि पिछले 1 साल से जो है रशिया और यूक्रेन की वॉर जारी है और कोई डायलॉग और कोई रिकंसिलिएशन नज़र नहीं आ रही कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान में हो जाए। दूसरी जानिब अगर मैं आपको बताऊँ कि रशिया जो है वो थ्रेट अलर्ट जारी कर रहा है जो बाइडेन के विजिट का। तो जो बाइडेन ने अब जो बाइडेन की जो सिक्योरिटी काउंसिल्स हैं उन्होंने जो बाइडेन के पोलैंड के विजिट करने का बताया है, जिसमें पोलैंड का विजिट बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग इसलिए है क्योंकि यूक्रेन के साथ तो एक रशिया की वॉर हो रही है और यूएस जो है वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। तो इसी तरह पोलैंड में सारे यूक्रेन से माइग्रेटेड लोग हैं। जैसे पाकिस्तान और जैसे अफगानिस्तान में वॉर होती तो पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के सारे माइग्रेटेड लोग आ गए थे, उसी तरह पोलैंड में सारे यूक्रेन के माइग्रेटेड लोग हैं। और यूक्रेन में एक तरह से जो मामूली जिंदगी थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लेकिन जो बाइडेन का जो विजिट था वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि जो बाइडेन चाहता है कि यूक्रेन के अंदर अब जो मामूलाती ज़िंदगी है वो नॉर्मल हो जाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि पोलैंड के अंदर यूक्रेन के बहुत सारे लोग मौजूद हैं और उसी तरह माइग्रेट लोगों की तरह ज़िंदगी गुज़ारें हैं। और इसी तरह वो उनके साथ सॉलिडारिटी पेश करने के लिए उन्होंने इरादा किया है कि वो पोलैंड का विज़िट करेंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल भी रशिया को पसंद नहीं आ रही और रशिया ने पहले भी न्यूक्लियर लॉन्च करने का मतलब लाइक एक स्टेटमेंट दी थी और अभी भी स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन में जो मामूलाती ज़िंदगी है वो नॉर्मल हो जाए और वो अभी भी वॉर चाहता है। बाइडेन एक सॉलिडारिटी का मैसेज देना चाहते हैं। ये तो साफ जाहिर है कि पूरा यूरोप, पूरी नेटो यूक्रेन को सपोर्ट कर रही थी और जो बाइडेन ने बहुत ज़्यादा यूक्रेन को असलहा भी दिया है, लेकिन फिर भी रशिया के आगे यूक्रेन घुटने टेकने पर मजबूर हो गए क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के 3 प्रोविंसेस पर कब्जा जमा लिया हुआ है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये वॉर बिल्कुल नहीं थमेगी क्योंकि जिस तरह एक तरफ हमें नज़र आ रहा है कि जो बाइडेन बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन की, बहुत ज़्यादा असला प्रोवाइड किया पूरे यूरोप ने नेटो समेत, मतलब नेटो तो सारी यूरोपियन कंट्रीज़ उसमें शामिल हो जाते हैं, उन्होंने सारी मिलिट्री सपोर्ट की है। तो दूसरी तरफ रशिया को आइसोलेट करना चाहता है यूएस और यूएस ने एक थ्रेट वार्निंग जारी की है चाइना के लिए। रशिया को वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है चाइना और चाइना को वार्निंग जारी कर दी है कि कोई भी आर्म सप्लाई सीरियस प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए रशिया जो है वॉर में यूक्रेन को एक तरह से अकेला करना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ रशिया को देखा जाए तो पूरी दुनिया रशिया के अगेंस्ट है, सैंक्शंस लगे हैं। लेकिन 2 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो रशिया के बिल्कुल साथ खड़े हैं। मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया था कि ईरान, चाइना और रशिया ये अब एक नया ब्लॉक बन रहा है और इसके अगर आप जानना चाहते हैं कि ये ब्लॉक क्यों बना तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं क्योंकि रशिया यूक्रेन
के साथ 1 साल से वॉर कर रहा है, तो रशिया के पास जितनी पावर्स थी, जितने वेपन्स थे, वो अब खत्म हो रहे हैं क्योंकि रशिया की इकोनॉमी जो है वो भी डाउन हो रही है। तो ऐसे में चाइना रशिया को सपोर्ट कर रहा है और यूएस नहीं चाहता कि चाइना रशिया को सपोर्ट करे। यहाँ पर हिपोक्रेसी भी लगती है कि एक तरफ यूक्रेन को पूरा नेटो, पूरा यूरोप और पूरा यूएस जो है वो सपोर्ट कर रहा है। दूसरी तरफ अगर रशिया को चाइना सपोर्ट करे तो चाइना को थ्रेट वार्निंग यूएस जारी कर देता है। अब नेक्स्ट स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ही 21st सेंचुरी का आगाज़ हुआ था, तो ये समझा जा रहा था कि अब कोई वॉर्स नहीं होगी, अब कोई वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होगी क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है और कंट्रीज़ ने कोएग्जिस्ट करना स्टार्ट कर दिया, इकोनॉमी को प्रायोरिटाइज़ करना शुरू कर दिया क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और सारे कंट्रीज़ ने ये रियलाइज़ेशन कर ली थी कि अब वॉर्स नहीं होंगी और उसके साथ-साथ फिर हाइब्रिड वॉर स्टार्ट हो गई, डिसइन्फॉर्मेशन की वॉर स्टार्ट हो गई, साइबर सिक्योरिटी की वॉर स्टार्ट होगी। लेकिन ये देखने में आ रहा था कि अब कंट्री वॉर टू वॉर इन्वॉल्व नहीं होगी, छोटे-छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे जैसे इंडिया और कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें पाकिस्तान थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। खैर मैं तो उसे थर्ड पार्टी करूँगी लेकिन पाकिस्तान का जो नैरेटिव है वो ये है कि फर्स्ट पार्टी इन्वॉल्व है। दूसरा अगर देखा जाए पैलेस्टाइन और इसराइल ये छोटे-छोटे मतलब है तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बट ये बात देखने में आती है ना कि यूएन के पास 5 वीटो पावर्स की मेजॉरिटी है और 5 वीटो पावर्स जो है वो सारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिसमें रशिया भी शामिल है और चाइना भी शामिल है और ये सारे कंट्रीज़ फिर अपने मफाद के देखते हैं तो इनमें फिर मुस्लिम मेजॉरिटी का कोई कंट्री नहीं है। तो जहाँ पर मुस्लिम पिस रहे हैं तो वहाँ पर हम कहेंगे कि छोटा कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन रशिया यूक्रेन की वॉर जब लास्ट ईयर स्टार्ट हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि वॉर्स हो सकती हैं क्योंकि मतलब वर्ल्ड वॉर हो सकती है। अब चूँकि पहले 50-60 साल से अगर देखा जाए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो कोई वॉर नहीं हुई थी, छोटे-छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे। यूएस डिफरेंट मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो रहा था, प्रॉक्सी वॉर्स हो रही थी। लेकिन रशिया यूक्रेन की वॉर में पूरी दुनिया जो है वो ब्लॉक्स की शक्ल इख्तियार कर रही थी। कुछ कंट्रीज़ जो थे उन्होंने न्यूट्रल रहने का कह दिया था जो दोनों कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर रहे थे ख़ास तौर पर। ऐसे में और भी छोटे-छोटे कंट्रीज़ जो हैं, ख़ैर उनके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, वो न्यूक्लियर पावर भी है उनके पास और वो अब वॉर करना चाह रहे हैं। जैसे अगर एक कंट्री वॉर करता है तो दूसरे कंट्रीज़ जिसके किसी कंट्री के साथ प्रॉब्लम होती है, उनको भी बहुत ज़्यादा लाइक वो भी इन्फ्लुएंस होते हैं कि हम भी अब वॉर करते हैं। तो ऐसे में कोरिया में एक बार फिर से टेंशन्स का आगाज़ हो गया है। नॉर्थ कोरिया पैसिफिक ओशन में मिसाइल लॉन्च कर रहा है 2-3 दिनों से तो 3 बार मिसाइल लॉन्च कर चुका है। नॉर्थ कोरिया ने ये भी धमकी दे दी है कि वो पैसिफिक ओशन में बमबारी करेगा और पूरे पैसिफिक ओशन को जला देगा और ये बात क्यों कही है? असल में नॉर्थ कोरिया जो कि साउथ कोरिया का लाइक दुश्मन है, तो नॉर्थ कोरिया एक तो आइसोलेटेड कंट्री भी है और दूसरा ये कि ये ब्लैक लिस्ट में भी ईरान के साथ शामिल है। कोई कंट्री के साथ डायरेक्ट ट्रेड भी नहीं करता और कोई कंट्री के साथ वास्ता भी नहीं है और ये यूएस का दुश्मन भी है। और नॉर्थ कोरिया के पास टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। नॉर्थ कोरिया पैसिफिक ओशन में बमबारी यानी मिसाइल्स क्यों लॉन्च कर रहा है और उससे क्या बात डाइजेस्ट नहीं हो रही हुई। तो मैं आपको आज की वीडियो में बताना चाह रही हूँ कि यूएस, जापान और साउथ अफ्रीका ने एक मिलिट्री ड्रिल्स किया है क्योंकि यूएस का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर क्योंकि चाइना की वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेड होती है और समझें कि चाइना का वहाँ पर हब है, चाइना की बहुत बड़ी पोर्ट है। तो यूएस चाहता है कि वो वहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस रखे और वहाँ पर जितने भी कंट्रीज़ साउथ पैसिफिक ओशन को टच करते हैं वहाँ पर आ जाते हैं जापान, कोरिया और इसके अलावा इंडिया भी शामिल है। इंडिया का खैर दूसरा रूट आता है लेकिन इंडिया एक बहुत बड़ी हेजेमोनिक पावर है और इंडिया बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे जो पेनिनसुलास हैं उनको कंट्रोल करता है। ऐसे में साउथ कोरिया को भी यूएस ने अपने साथ मिला ली क्योंकि यूएस को पता है कि नॉर्थ कोरिया उसका लाइक अगेंस्ट है। तो जब मिलिट्री ट्रेनिंग ड्रिल्स हो रही है तो नॉर्थ कोरिया से ये बात बर्दाश्त नहीं और जैसे मैंने आपको बताया कि जब पूरी दुनिया में 2 कंट्रीज़ ख़ासतौर पे बड़े कंट्रीज़ जंग में मुलविस हों और इसके अलावा देखा जाए यूएस और चाइना कोल्ड वॉर कर रहे हैं, तो ऐसे में बहुत सारी कंट्री जिनकी दुश्मनी होती है, वो भी वॉर करना चाहते हैं। तो नॉर्थ कोरिया भी वॉर करना चाह रहा है साउथ कोरिया के साथ और साउथ कोरिया को सपोर्ट करने वाला है यूएस। तो जब मिलिट्री ड्रिल्स हुई हैं और नॉर्थ कोरिया को ऐसा लगा है कि शायद ये वॉर करना चाहते हैं और ये प्रैक्टिस कर रहे हैं मिलिट्री ड्रिल्स का, तो नॉर्थ कोरिया ने भी ऐलान जंग कर दिया है। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों के साथ ये न्यूज़ शेयर किया, मैं डिटेल में आपको बताऊँगी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कल होने वाला सेशन एक हिस्टोरिकल इवेंट हो सकता था। अगर जो 15 परमानेंट मेंबर काउंसिल हैं, वो वोट कर देते ड्राफ्टेड रेज़ोल्यूशन जो इसराइल के अगेंस्ट थी कि जो इसराइल का इल्लीगल ऑक्यूपेशन है पैलेस्टाइन के जो लोगों के साथ हद-तलफ़ी हो रही है, अगर उस पे वोट कर देते 50 मेंबर स्टेट, तो ये रेज़ोल्यूशन पास हो सकती थी। लेकिन
वो रेज़ोल्यूशन हो ही नहीं सकी। 2022 में जैसे आप लोग सबने देखा कि पैलेस्टाइन में बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा बमबारी हो रही थी, इसराइल बहुत ज़्यादा हद से तजावुज़ कर चुका था और पैलेस्टाइन को सप्रेस कर रहे थे। तो ये साल पिछला साल उनके लिए बहुत ज़्यादा बुरा था और ऐसा लग रहा है कि ये साल भी उनके लिए वैसा ही हो सकता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस नहीं करूँगी, बल्कि मैं आपको यूनाइटेड स्टेट का एक रोल बताऊँगी। यूनाइटेड स्टेट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है और बहुत ज़्यादा मेजर प्लेयर है इसराइल और पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट में। और ऑब्वियसली जो यूएस है वो किसको सपोर्ट कर रहा है? इसराइल को सपोर्ट कर रहा है और इसराइल के हर काम में जो यूएस होता है वो मुलविस होता है। यानी इसराइल के पास जो पावर आती है ना, वो यूएस की वजह से ही आती है। यूएस ना सिर्फ इसराइल का क्लोज अलाय है, बल्कि इसराइल के हर गलत इकदाम पर पर्दा भी डालता है और ये कोई सीक्रेट नहीं है, सबको पता है। और इसी तरह की वोट अगर हो जाए तो यूएन में, जहां यूएस की सबसे ज्यादा मेजोरिटी है, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिसमें रशिया चाइना भी शामिल है। खैर उन 2 वोट्स की कोई हैसियत नहीं होगी जब 3 वोट्स यूएस के साथ होंगे और इसराइल के हक में होंगे। तो इस तरह की जो रेजोल्यूशन है वो कभी भी पास नहीं हो सकती और यूएस सबसे बड़ा मेजर प्लेयर और यूएस ने ही समझे कि यूनाइटेड नेशंस बनाया था। तो यूनाइटेड नेशंस की तो कोई भी रेजोल्यूशन मुस्लिम कंट्रीज के हक में होगी तो वो कभी भी पास नहीं हो सकती और कोई भी कंट्री जो है वो वीटो कर सकता है। और कश्मीर और पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है, कश्मीरियों के साथ भी यही हो रहा है, जो इंडिया कर रहा है और जो इसराइल पैलेस्टाइन में कर रहा है, तो यही सब कुछ हो रहा है। लेकिन रशिया हमेशा वीटो कर देता है, तो 5 मेंबर्स में से कोई भी एक वीटो कर दे तो फिर वो मैटर डस्टबिन में चला जाता है। ये सारे जो इवेंट्स हो रहे हैं और जो 15 मेंबर्स हैं वो भी ऑब्वियसली यूएस के प्रेशर की वजह से कभी भी इस तरह की रेजोल्यूशन को ऊपर आने नहीं दे सकते थे। तो ऐसा लगता है होपफुली कि यूएस की जो पॉलिसी है वो चेंज हो जाए, क्योंकि लास्ट मंथ यूएस की जो स्टेट मिनिस्टर हैं एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने इसराइल का विजिट किया था और इसराइल को कैटेगोरिकली ये थ्रेटन कर दिया है कि इसराइल के जो इकदाम है पैलेस्टाइन के अगेंस्ट और जो पैलेस्टाइन की लैंड एक्विजिशन हो रही है, इसराइल कर रहा है और बहुत ज़्यादा बमबारी हो रही है, इसराइल पैलेस्टीनियंस को मार रहा है। तो अब यूएस ने एक स्टेटमेंट दे दी है इसराइल को कि वायलेशंस अब नहीं करनी, वायलेंस नहीं करना, जो भी काम होगा वो सेटलमेंट के जरिए होगा। तो शायद ये एक पॉजिटिव स्टेप हो सकता है और लास्ट ईयर की तरह ये साल भी पैलेस्टाइन के लिए बुरा साबित ना हो और पीसफुल एक सेटलमेंट हो जाए और होपफुली कश्मीर की भी पीसफुल सेटलमेंट हो जाए। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टी से मुझे लगता है कि कोई भी इन्वॉल्व नहीं हो सकता और ना ही कोई होगा। लेकिन हम पैलेस्टाइन के लिए ये होप कर सकते हैं कि ये जो यूएस की पॉलिसी शिफ्ट है वो शायद पॉजिटिव साबित हो पैलेस्टाइन के हक में।